सर कल का जो मैच हुआ है इंडिया और साउथ अफ्रीका का, उसमें आप किस प्लेयर को मानते हो कि इस प्लेयर की वजह से टीम इंडिया जीती है? देखिए, अगर हम बात करें कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगर आपको खेलना है तो जिस तरीके से साउथ अफ्रीका 400 रन और 400 प्लस रन करती आई है 20 टूर्नामेंट के अंदर, तो कप्तान रोहित शर्मा के दिमाग में ये चीज़ थी कि ये टीम जो ऐसी है, जो 400 या 450 रन इनके आगे हमको लगाना होंगे। और जिस तरीके से रोहित शर्मा ने ओपनिंग बैटिंग करते हुए जो गेम का एक टोन सेट करा है, और उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज़ में भी ये कहा है कि मेरा अभी जो रोल है टीम के अंदर, वो गेम का टोन सेट करना है। क्योंकि वो आते हैं और आक्रामक बैटिंग करते हैं, और जो भी बॉलर के प्लान्स होते हैं उसको बिल्कुल ध्वस्त कर देते हैं अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के साथ में। और जिस तरीके से वो स्ट्रेट ड्राइव लगा रहे हैं, पुल शॉट लगा रहे हैं, स्क्वायर कट लगा रहे हैं, मैदान के चारों ओर बहुत अच्छे से स्ट्रोक्स खेल रहे हैं और नीडर होकर खेल रहे हैं। उन्होंने कभी भी, आप जितनी भी इनिंग अभी देखेंगे कि वो विकेट की परवाह नहीं कर रहे हैं, आउट हो तो हो। लेकिन अभी इस इनिंग के अंदर भी हम देखेंगे कि 24 बॉल के अंदर सिर्फ उन्होंने 40 रन बनाए, लेकिन वो 40 रन से एक पूरे गेम का टोन सेट करके चले गए थे कि अब ये गेम कहाँ जाने वाला है। जब वो बैटिंग कर रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा था कि 350-400 रन इंडिया बनाने वाली है, क्योंकि उसके बाद उनके विराट कोहली बाकी थे, सूर्य कुमार आना बाकी थे, राहुल आना बाकी थे, जडेजा बाकी थे। तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ भी 400 रन इंडिया टीम बनाएगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो टीम है अभी तक अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कोर करती हुई आई है। तो ऐसी टीम के सामने तो बड़ा स्कोर करना पड़ेगा अगर इस मैच को जीतना है। लेकिन एक बात और कहूँगा कि जिस तरीके से जडेजा ने बॉलिंग की है उस विकेट को समझते हुए, क्योंकि गेम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, जो पिच जो है थोड़ा सा खुलता गया और बॉल थोड़ा सा उस पर ग्रिप कर रहा था अच्छे से, जिससे स्पिनर्स को काफ़ी अच्छे से मदद मिल रही थी। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उसका एक क्लू जो हमको मिला था वो एक बॉल से ही मिल गया था, जब महाराज बॉलिंग करने आए थे और उन्होंने शुभमन गिल को आउट किया था। वो बॉल लेग स्टंप पे टप्पा खाया और उन्होंने उसको ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप के बीच में जाकर के लगा था, और शुभमन गिल को तो समझ में ही नहीं आया था कि मैं आउट कैसे हो गया। फिर वो थर्ड मैन पे गया, थर्ड अंपायर पे गया, और थर्ड अंपायर ने उसको चेक करके बताया कि वो तो क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। तो वहाँ से एक क्लू मिल गया था स्पिनर्स को कि ये जो जो पिच है ये थोड़ा सा ग्रिप कर रहा है। और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया उससे ये समझ में आ गया था कि इस विकेट पर जडेजा को कैसी बॉलिंग करनी है। और जडेजा ने, आप देखा होगा कि जडेजा ने जिस तरीके से उस पर बॉलिंग करी है, जडेजा को कभी भी आप इतना फ्लाइट बॉल देखा नहीं होगा उनके हाथों से निकलता हुआ। और कई बार हमने देखा है कि टेस्ट मैच के तीसरे दिन, चौथे दिन या पाँचवें दिन अगर इंडिया टीम बॉलिंग कर रही हो, वहाँ पे काफ़ी सारे रफ्स बने हो, और अगर वहाँ पे उनको बॉल को ऊपर से छोड़ना है, हवा देनी है या ज़्यादा फ्लाइट करनी है, तो वहाँ पर जडेजा ऐसी बॉलिंग करते आए हैं। लेकिन वनडे मैच में आपको इतनी फ्लाइट बॉलिंग जडेजा के हाथों से कभी देखने को मिली नहीं होगी, क्योंकि जडेजा ने उस चीज़ को समझा है जिस तरीके से महाराज को मदद मिल रही थी, और उसी को प्लान करते हुए जडेजा ने अपनी बॉलिंग में फ्लाइट को ऐड किया और उसी से उनको 5 विकेट मिले। तो अगर देखा जाए तो जडेजा ने जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया बॉलिंग के अंदर, अभी तक उनको 1 विकेट 2 विकेट मिलते आ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने 5 विकेट लिए हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया टीम में ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं बचा है जिसने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो। हर प्लेयर को मेडल मिल रहा है मेडल सेरेमनी के अंदर, उनके जो कोचेस है, कोचिंग स्टाफ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो टीम के जो कोच हैं राहुल द्रविड़, उन्होंने एक इतना अच्छा एटमॉस्फेयर सेट किया हुआ है पूरी टीम के अंदर। और जो बाउंडिंग इस वक्त अभी जो टीम के अंदर जो लग रही है, उससे उस लिहाज से हम देखते हैं कि वास्तव में ये टीम इंडिया जो है ये वर्ल्ड कप जीतने वाली है। क्योंकि हम सबसे मुश्किल मैच मान रहे थे पहले पाकिस्तान वाला, उसके बाद फिर हमने न्यूजीलैंड को बहुत मुश्किल मैच मान के चल रहे थे, वो दोनों हमने एक तरफा मैच जीते। और अभी साउथ अफ्रीका को भी हम मान रहे थे कि बहुत मुश्किल मैच होगा, कि वो टीम 100 रन भी नहीं बना पाई। यानी आप देख ली कि किस दर्जे की बॉलिंग इंडियन टीम के बॉलर कर रहे हैं। और आने वाले जो बाकी के जो मैचेस हैं उसमें भी ये कंटिन्यूशन अगर उनका चलता रहा, तो मैं समझता हूँ कि टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक पा रहा है। श्रेयस अय्यर सर, श्रेयस अय्यर की बैटिंग कैसी रही? शुरुआत में हमने देखा काफ़ी धीमा खेल रहे थे वो, और फिर उन्होंने एकदम से रन बना दिए। आपने अगर मैच देखा होगा तो आप देखेंगे कि रोहित शर्मा ने बहुत देर तक जो टीम इंडिया के जो बाहर एक्स्ट्रा प्लेयर जो बैठे थे उसमें से उन्होंने ईशान किशन को बुलाया, और जब वो टॉवेल और पानी लेके अंदर जाने वाले थे तो वहाँ पे कोच राहुल द्रविड़ ने भी बात की थी, और रोहित शर्मा ने बहुत देर तक बात की थी उन्होंने कि तुमको बोलना क्या है वहाँ पे जाके। और तो वो जो मैसेज गया, उस मैसेज जाने के बाद में जो गेम अपना श्रेयस अय्यर ने चेंज किया है और रन रेट को अच्छे से मेंटेन करके थोड़ा सा ऊपर लेके गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा के उस मैसेज के बाद में उस वहाँ पे श्रेयस अय्यर ने गियर चेंज करके जो टीम का जो रन रेट है उसको काफ़ी अच्छे से बढ़ाया उन्होंने आगे।
पर कल का मतलब जो मैच है श्रेयस अय्यर का, अब हमको समझ आया कि टीम श्रेयस अय्यर को क्यों लेके चल रही है। नहीं तो अभी तक लगता था कि श्रेयस अय्यर का क्या रोल है टीम में, हम क्वेश्चन मार्क लगाते थे कहीं ना कहीं। देखिए वही बात है कि विराट कोहली के बाद वो बैटिंग करने आते हैं, और ये तो अच्छी बात है कि विराट कोहली जब भी आ रहे हैं रन बना रहे हैं, लेकिन जब भी विराट कोहली जल्दी आउट होते हैं तो वो प्रेशर उनके ऊपर आता ही आता है। फिर राहुल है बैटिंग करने के लिए, उनके ऊपर आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट उनका जो डाउन है जिस पे वो बैटिंग करने के लिए आते हैं नंबर 4 पर। तो अब अय्यर को ये देखना होगा कि जिस तरीके से उन्होंने अभी तक जो आउट हुए हैं उसमें उन्होंने विकेट को गिव अप किया है, फेंका है उन्होंने फेंक के विकेट आए को। अपना विकेट। तो कल भी उनके पास पूरा मौका था कि वो शतक बनाए, और जहाँ पे हम अभी 300 सवा 300 का स्कोर हम इंडिया टीम का देख रहे थे, वहाँ पे हो सकता है कि 370 380 या हो सकता है कि 400 रन भी बन जाते हैं, क्योंकि शतक बनाने के बाद एक अलग ही बूस्ट बैट्समैन को मिलता है, और 25-30 रन वो बैट्समैन ज़्यादा ही बना के जाता है। साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर्स थे उनको मुझे लगता है श्रेयस अय्यर ने ज़्यादा अच्छे से हैंडल किया, क्योंकि उनकी बॉल काफ़ी अच्छे से पड़ रही थी और उस समय अपना रन रेट में इंडियन टीम का काफ़ी गिर गया था। तो देखिए श्रेयस अय्यर ने जो स्पिन खेली है, क्या यही रोल के लिए टीम ने उनको सिलेक्ट किया है? डेफिनेटली श्रेयस अय्यर स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, और थोड़ा सा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि महाराज ने पिछले मैच में 4 विकेट निकाले हैं, तो एक उनको एक अलग कॉन्फिडेंस था। और हमने देखा था कि हम बात कर रहे थे उस समय उनके बिशन सिंह बेदी उस तरीके की बॉलिंग ज़्यादा देखना पसंद करते थे, और इस वर्ल्ड कप में हमको यहाँ पे इंडिया में देखने को मिल रही है, और वो रोल उन्होंने महाराज ने निभाया। और महाराज ने जब 4 विकेट लिए तो उनको एक अलग कॉन्फिडेंस था, और उसी कॉन्फिडेंस को उन्होंने कंटिन्यू किया, और इतना बड़ा विकेट कि हमको लग रहा था कि ऐसे विकेट पे शुभमन गिल बहुत खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि 24 बॉल पे 40 रन बना के रोहित शर्मा गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ी देर बाद शुभमन गिल भी खुलने वाले हैं, रन बनाने वाले हैं। तो और 27-28 रन के अंदर वो आउट होकर के गए, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ समझ में आ गई थी कि स्पिनर्स के लिए कहीं ना कहीं उसमें कुछ है, और महाराज ने बहुत अच्छे से विकेट को पढ़ लिया था। सूर्य कुमार यादव ने क्या डिसअपॉइंट किया है? जितना जल्दी वो आउट हो गए हैं, पिछले हमने 2 मैच देखे, इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा खेला था उन्होंने। सूर्य कुमार जब बैटिंग करने के लिए आए थे तो वहाँ से तो गियर चेंज करना बहुत बनता था, क्योंकि आपको 350 रन बनाने थे वहाँ से, और थोड़ी देर अगर सूर्य कुमार और रुकते तो मेरे हिसाब से कि 350 क्रॉस भी कर जाते। पर जो उनका रोल था उस रोल को वो निभाने के लिए आए थे, और वो देखिए आप जितने शॉट खेलेंगे आउट होने के चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे। अगर आप आउट होने के डर से स्ट्रोक नहीं खेलेंगे, आपका स्वाभाविक खेल नहीं खेलेंगे, तो आप निश्चित रूप से आउट होके जाओगे, और ये क्रिकेट है, कभी भी कुछ हो सकता है। और जिस तरीके के सूर्य कुमार जो बैट्समैन है उस तरीके का वो विकेट नहीं था, क्योंकि जहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली विकेट होगा वहाँ पे सूर्य कुमार जो है बहुत घातक साबित होंगे। तो सर जो ये इंडिया की अभी बॉलिंग है, क्या अभी तक की टॉप इंडियन बॉलिंग आप इसे मानते हैं? मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक की इंडिया की हिस्ट्री के अंदर मैंने ऐसा कभी भी बॉलिंग अटैक नहीं देखा है। बहुत ग्रेट प्लेयर आए हैं, बहुत ग्रेट बॉलर्स इंडिया के लिए खेले हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बना है अभी कि एक एंड से देखो आप सिराज आते हैं, एक एंड से बुमराह आते हैं, और आप जो आपका सबसे मेन बॉलर जिसको हम बोल सकते हैं आज की तारीख में सामी, जिन्होंने इतने सारे विकेट इंडिया के लिए लिए हैं, वो फर्स्ट एंड में बॉलिंग करने के लिए आते हैं। मतलब उनके सामने जिसका डेब्यू हुआ हुआ सिराज, वो ओपन करते हैं बॉलिंग में, और जो जो टीम के हाँ जो दादा हो चुके हैं अभी तक, क्योंकि अब उनका जो करियर है ढलान पे है, और उन्होंने जिस तरीके की अभी तीनों मैच में बॉलिंग की है, तो मैं समझता हूँ कि 3 हमारे फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हो गए हैं। हार्दिक पांड्या भी अच्छे थे, अनफॉर्चुनेटली वो चोटिल हो गए हैं, लेकिन उनके लिए जगह जो जिनको भी चुना है वो भी बहुत अच्छे हैं। और अभी हमने देखा है कि उन्होंने नेट्स के अंदर कप्तान रोहित शर्मा के सामने 152 की स्पीड से बॉल डाला है। किसने? प्रसिद्ध कृष्णा ने। प्रसिद्ध कृष्णा। तो और मैंने कहा भी है कि वो स्पीड के बहुत स्टार बॉलर हैं, वो उमरान मलिक जैसे हैं। लेकिन अभी तक की मैं बॉलिंग के बारे में कहना चाहूँगा बट कि शमी के आने के बाद से जो इंडियन बॉलिंग है वो उसके परसेंटेज में मुझे लगता है 50% का उछाला है, क्योंकि शमी जब तक नहीं थे जब तक हम जीत रहे थे, बट इस तरीके से नहीं जीत रहे थे देखिए जितना शमी के आने के बाद हुआ। शमी के आने के बाद मैं एक चीज़ ये जरूर बोल सकता हूँ कि बुमराह के ऊपर प्रेशर कम हुआ है, क्योंकि बुमराह एक तरफ से रन रोकते हैं और एक तरफ से सिराज को विकेट मिलते हैं। पर अभी पिछले कुछ मैच से हम देख रहे थे कि सिराज को भी विकेट नहीं मिल रहे थे, बुमराह जरूर रन रोक के चले जाते हैं, फिर पूरा दबाव जो है हमारे स्पिनर्स के ऊपर आ जाता है। लेकिन अब हमारे जो टॉप के 3 जो बॉलर हैं, जो फर्स्ट चेंज में जैसे शामी आते हैं, तो वो विकेट लेके और नीचे वाले बॉलर्स का वजन खत्म कर देते हैं। और जब स्पिनर्स की जब बारी आती है तो कुलदीप यादव विकेट निकालने में माहिर है, वो जब भी आते हैं शुरू के 2-3 ओवर के अंदर ही विकेट निकाल के देते हैं। साथ में जड्डू आते हैं तो जड्डू अपना टप्पा छोड़ते ही नहीं है, वो बिल्कुल पट्टी पकड़ के चलते हैं और बिल्कुल टांग पकड़ के चलते हैं, बैट्समैन को बिल्कुल मौका नहीं देते हैं हाथ खोलने के लिए।
और कल का जो विकेट उन्होंने रीड किया तो फ्लाइट बॉल करके विकेट निकाला। अगर जहाँ ऐसा लगता है कि यार ये विकेट पे टर्न नहीं है, ज़्यादा बॉल टर्न नहीं कर रहा है, ग्रिप नहीं कर रहा है, तो वहाँ वो टाइट बॉलिंग करते हैं और वहाँ से रन रोकते हैं और वहाँ से विकेट आने के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ऐसा मतलब मिश्रण कभी भी भारतीय गेंदबाजी में कभी हमको देखने को नहीं मिला, जहाँ पर स्पिनर भी हमारे पास दो अलग अलग तरीके के स्पिनर हो, एक फ्लाइट बॉल डाल रहा है, एक टाइट बॉल डाल रहा है, एक बॉल टर्न करा रहा है, एक बॉल रन रोक रहा है, विकेट भी निकाल रहा है। और वैसे ही फास्ट बॉलर में हमारे पास में, क्योंकि आप सिराज को देखेंगे तो क्रॉस सीम से बॉल अंदर भाई करा लेते हैं, तो एक डिफरेंट कला है गेंदबाजी की। बुमराह को आप देखेंगे तो वो सीम कराते हैं, आप इनको देखेंगे, आप सामी को देखेंगे तो वो सीम कराते हैं दोनों तरफ। और बुमराह के पास यॉर्कर लेंथ अच्छी है, तो यॉर्कर लेंथ हमारे सामी के पास भी बहुत अच्छी है, बाउंसर दोनों के पास दोनों अच्छी है। तो जहाँ ऐसा लगता है कि ड्यू फैक्टर है, बॉल स्विंग नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वहाँ पर हमारे पास सिराज है, वो उनका बॉल अच्छे से स्पीड होता है, बैक ऑफ द लाइन बॉलिंग बहुत अच्छी करती है। हार्दिक पांड्या अगर ये मैच खेलते तो वो भी बहुत किफ़ायती साबित होंगे, जहाँ पे अंडरलाइट हम जहाँ बॉलिंग कर रहे हो, क्योंकि जब ड्यू आता है तो वहाँ पे स्विंग होना बंद हो जाता है, और जब स्विंग होना बंद करना होता है तो आपको थोड़ा सा लेंथ को आगे पीछे करना पड़ता है, क्योंकि बैट्समैन के लिए आसान हो जाता है अगर आगे बॉल डालते हैं तो अच्छे से बल्ले पे बॉल आती है। बट मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है कि हार्दिक पांड्या की चोट से इंडियन टीम को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि एक हमें सूर्य कुमार यादव जैसा बल्लेबाज मिल गया, और शमी जैसी बॉलिंग हार्दिक पांड्या या शार्दुल ठाकुर नहीं कर सकते। तो शमी को जो मौका मिला है वो हार्दिक पांड्या की चोट की वजह से मिला है, और उस चोट के आने के बाद से जो टीम इंडिया है वो टॉप की बन गई है। उससे पहले नहीं लग रही थी मुझे, बट ये जो अभी 3-4 मैच हुए उसमें शमी ने शायद 16 विकेट लिए हैं। देखिए, मैं इससे पीछे आप इससे 1-1.5 साल पीछे अगर आप जाएँ, जब इंडिया टीम कुछ मैच हार भी रही थी, तब कोच के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि जब टीम मैच हारती है तो बहुत सारे सवालों के घेरे में कप्तान भी होता है और टीम का कोच भी होता है और बाकी प्लेयर के निशाने पर भी आ जाते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या के जाने से टीम में एक अच्छापन आया है। अच्छापन से मतलब कि हर प्लेयर अच्छा है, और मैं राहुल द्रविड़ का नाम इसलिए लेना चाहूँगा कि उन्होंने 2 साल 3 साल पहले से इसकी तैयारी चल रही थी कि किस खिलाड़ी का बैकअप क्या होगा, कि अगर हार्दिक पांड्या चोटिल होते हैं तो उनका बैकअप क्या होगा, वो अगर चोटिल होता है तो उसका बैकअप क्या होगा, शुभमन गिल अगर चोटिल होते हैं तो उनका बैकअप क्या होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि हम किस्मत से अगर ये चीज़ हो रही है कि मोहम्मद शामी को उठाया, हमने खिलाया, हमने विकेट ले लिया। सारे प्लेयरों को 1-1.5 साल 2 साल के पीछे उन्होंने तैयार किया है, मेहनत की है वर्ल्ड कप के लिए। अब बुमराह को उन्होंने इतनी सारी सीरीज़ को मैच नहीं खिलाया, उनकी जो रिकवरी चल रही थी, केएल राहुल उनको टीम में से बाहर रखा, लेकिन उनका अच्छे तरीके से इलाज कराया गया, अच्छे से रिहेब कराया गया। तो उनको पता था कि आगे आने वाला टूर्नामेंट हमारा बहुत बड़ा है, अच्छी अच्छी टीमों से हमारे मैच होने हैं। अगर उस दौरान अगर ये प्लेयर हमारे चोटिल होते हैं और इनके बैकअप के लिए हमको किन लोगों को तैयार करना पड़ेगा, तो एक पूरा समायोजन है। उसके पीछे धन्यवाद दूंगा मैं पूरी बीसीसीआई को कि उन्होंने इस तरीके से प्लानिंग किया और कप्तान को और कोच को इतनी जो छूट दी है कि आप जिसको चाहें खिलाएं, जिसको चाहे ना खिलाएं, लेकिन जिसको भी खिला रहे हैं उनका बैकअप क्या होना चाहिए, और जो प्लेयर्स हमारे जो चोटिल चल रहे हैं उनकी इंजरीज के लिए वो लोग क्या काम कर रहे हैं। बुमराह को सर बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं बट विकेट नहीं मिल रहे हैं। देखिए, मैं एक बात पहले की आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारे हरभजन सिंह बॉलिंग करते थे तो हरभजन सिंह का एक टाइम ऐसा आया था कि उनको विकेट मिलना बंद हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइन लेंथ को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया था। और एक टाइम ऐसा भी था कि हरभजन सिंह बहुत विकेट ले रहे थे। जब बहुत ज़्यादा विकेट मिलने लगते हैं तो सामने वाली टीम और उनके जो कोच हैं वो आपके पीछे प्लानिंग करते हैं। तो आने वाले जो बैट्समैन होते हैं वो सोचते हैं कि इस टीम के अंदर सबसे अच्छा बॉलर कौन है, तो वो उसको थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि इनके 10 ओवर हम कैसे भी करके निकाल दें। आप देखेंगे कि महाराज ने जब जैसे ही शुभमन गिल को आउट किया तो फिर इंडिया टीम विराट कोहली ने बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की कि महाराज को मैं निकल के मार दूं या स्वीप मार दूं, ऐसा कुछ कर दूं। किसी भी प्लेयर ने स्वीप मारने की चेष्टा ही नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि महाराज पिछले मैच 2-3 मैच से बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं। तो वो चूज करते हैं और खेलते खेलते आपको अंदाजा हो जाता है कि हमको किस प्लेयर को टारगेट करना है, किस बॉलर को टारगेट करना है और किस प्लेयर के अच्छे से हमको ओवर्स निकालने हैं। तो उस समय के हरभजन को विकेट मिलना इसलिए बंद हुए थे कि वो सब पे हावी हो रहे थे, उस समय विकेट ज़्यादा ले रहे थे। तो हर टीम के कोच और हर टीम के प्लेयर्स ने ये सोचा था कि कैसे भी करके इनके 10 ओवर हम निकाल दें ताकि अगले एंड से हम रन बनाने जाएंगे। तो बुमराह के साथ भी ऐसे ही होता है कि बुमराह एक तरफ से रन तो रोक देते हैं, बल्ले के आजू बाजू से बॉल निकल जाती है और उसका फायदा मिलता है सिराज को, दूसरे बॉलर सिराज को विकेट मिलते हैं, शमी सिराज को मिल रहा है। यस। बाकी शमी जिस लाइन लेंथ में डाल रहे हैं, जो एक टप्पा हम देखते हैं बॉल सीधा जा रही है,
तो इस तरह की लाइन लेंथ के लिए क्या शमी ने अलग से कोई मेहनत करी है या उनके खेल का हिस्सा है? देखिए, आप सिराज का इंटरव्यू उठा के देख लें या मोहम्मद शमी का इंटरव्यू दिखा के देख लें, वो बोलते हैं कि प्लान पहले हमारा होता है फिर कप्तान का होता है। तो प्लान ए ही जब सक्सेस हो रहा है तो प्लान बी पे क्यों जाना है? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब वहीं से उनको सब कुछ मिल रहा है तो उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और उन्होंने नए बॉल का जिस तरीके से फायदा उठाया, नया बॉल तो उन्होंने हमेशा आगे ही डाला है उन्होंने। तो आप जितना आगे नया बॉल डालोगे उतना ज़्यादा आप सीम करेगा। और जो उनकी क्वालिटी है कि वो सीम अच्छा कराते हैं, तो सीम बॉलर तो फिर आगे ही डालेंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात है सामने वाले बल्लेबाज खेल ही नहीं पाते हैं उनकी बॉल। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है देखिए कि अगर एक आप प्लेट खेल रहे हैं, निकाल रहे हैं टाइम, बट शमी के साथ है कि उनकी बॉल ही नहीं खेल पा रहे हैं बल्लेबाज। देखिए, यही तो अपने क्वालिटी जो बॉल है, उन्होंने काफी मेहनत की है इस चीज पे। और जब किसी जैसे आपने बताया महाराज की बॉल को विराट कोहली ने इजीली खेल लिया और उसके ओवर को निकाल दिया, बट हमारे बॉलर्स के साथ में ये है कि सामने वाले बल्लेबाज खेल ही नहीं पा रहे हैं उनकी बॉल को। मैं बोल रहा हूँ कि अभी जिस तरीके से टीम इंडिया का जो लेवल है बॉलिंग का, वो मतलब इंटरनेशनल से भी मैं ऊपर मान के चलूंगा। कल के मैच में हमने देखा था कि बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे और केएल राहुल कैच पकड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। तो जब वो रन का प्रेशर, स्ट्राइक रोटेट नहीं होती तो विकेट फिर मिलने के। तो नए बॉल को जो नए बॉल का जो समय है उसको वो बहुत अच्छे से मोहम्मद शामी जो चलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कितने ओवर बॉल हिलेगा, क्योंकि दोनों एंड से नया बॉल मिलता है। तो बहुत जल्दी बॉल पुरानी तो नहीं होती, लेकिन अंडरलाइट जब आप बॉल डालते हैं तो वहाँ पर ड्यू फैक्टर होता है। तो जितना ड्यू बॉल के ऊपर लगता है सर, उतने जो जल्दी ड्यू फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, नॉकआउट मुकाबलों में अगर ड्यू आता है और इंडिया सेकंड बॉलिंग कर रहा है, तो उस समय आप क्या हमारे बॉलर्स उतना ही इफेक्टिव रहेंगे उस जगह पर ड्यू आने के बाद? कल के मैच में क्योंकि ड्यू नहीं था। देखिए, हमने पहले भी बैटिंग की है और बाद में भी बैटिंग हाँ, की है। हाँ। हमने पहले भी बट बॉलिंग ड्यू का फैक्टर आया, सपोज करिए। ड्यू का फैक्टर तो रहेगा, क्योंकि अब कल के मैच में नहीं था पर ड्यू का फैक्टर। नवंबर चल रहा है, वो कितना था ये तो मैं बता नहीं, नहीं सकता। 19 नवंबर जो कि फाइनल होने वाला है, सेमीफाइनल में फाइनल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडियन टीम टॉप लीग मैचेस में अच्छा खेलती है, बट नॉकआउट मुकाबलों में हमें जीत चाहिए। इस बार हमें वर्ल्ड कप जीतना है। तो उसके लिए क्या इंडियन टीम के पास आज के टाइम में अच्छे ऐसे बॉलर्स हैं जो ड्यू में अच्छा कर सकते हैं? ये तो अभी अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। इनसे अच्छे बॉलर पूरी दुनिया में नहीं है, अभी तो कोई नहीं है, बट ड्यू में भी क्या इतना ही इफेक्टिव रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। क्योंकि ड्यू का ऐसा है कि आज बैठ के मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि कल कितना ड्यू रहेगा, कल कितना ड्यू गिरेगा। सही बात है। ड्यू तो गिरेगा, लेकिन उसकी मात्रा कितनी होगी ये हम बता नहीं सकते। बट कल के मैच में इंडियन टीम ने एक एक्सपेरिमेंट ये करा, वो चाहते जो सेकंड बैटिंग लेते हैं, बट उन्होंने क्योंकि वो चेस काफी अच्छा कर रहे हैं तो उन्होंने अपने ऊपर ही एक अपने ऊपर टास्क दिया था। अभी अगर आप देखेंगे कि जब 400 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने, तो पहले बैटिंग करके बनाए। हाँ, और साउथ अफ्रीका के साथ में 350 रन भी अगर लगा के रखते, ना बनाए वो 400 रन, लेकिन 350 325 रन भी बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका ऐसी टीम नहीं जो इतने प्रेशर में रन चेस कर ले। हाँ, इंडिया के अगेंस्ट, और इंडिया की जिस तरीके की बॉलिंग है उसके अगेंस्ट तो 350 350 रन बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।